गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिशा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज जानते हैं नष्ट इक्वेशन, नष्ट समीकरण क्या होगा। इससे पिछली वीडियो में आपने देखा था कि विद्युत रासायनिक स्टडी से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे करते हैं और उनको क्वेश्चनों को हल कैसे करते हैं। आज जानते हैं नष्ट समीकरण, जो स्क्रीन पर मैंने लिख दिया। तो नेक्स्ट हेडिंग सभी स्टूडेंट डालेंगे नष्ट इक्वेशन, मतलब नष्ट समीकरण। नष्ट इक्वेशन, नष्ट इक्वेशन। इसके बारे में बेटा दो कथन हैं। देखिए दो चीज़ें हैं, ये दो चीज़ें जाननी जरूरी हैं क्योंकि इसको भी बच्चे कुछ कन्फ्यूजन हो जाते हैं। नष्ट समीकरण दो तरीके से निकलता है। एक अर्ध अभिक्रियाओं के लिए निकलता है जिसको हम इलेक्ट्रोड विभव के लिए लिखते हैं, क्योंकि अर्ध अभिक्रिया इलेक्ट्रोड होती है, राइट। अर्ध अभिक्रिया कैसा होती है? इलेक्ट्रोड। क्यों? क्योंकि उसमें एक ही छड़ होती है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उसमें छड़ कितनी होती है? एक ही रॉड होगी और एक ही विलयन होगा जिसमें ये टूटी रहेगी, ठीक है। अच्छा, और पूर्ण सेल अभिक्रिया के लिए भी निकलता है। अब पूर्ण सेल अभिक्रिया कैसी होती है? पूर्ण सेल अभिक्रिया के लिए दो पात्र होंगे और दो पात्र के लिए दो रॉड होंगी। एक पात्र में अलग विलयन भरा होगा, दूसरे पात्र में अलग विलयन और अलग रॉड भरी होगी और दोनों को कनेक्ट कर दिया होगा, ठीक है। जिसको हमने विद्युत रासायनिक सेल से व्यक्त किया था, विद्युत रासायनिक सेल। इसीलिए सेल इसका नाम, ये सेल है, इसलिए इसको सेल विभव के नाम से जानते हैं, ठीक है। सेल विभव के लिए नष्ट समीकरण अलग निकलता है, इलेक्ट्रोड विभव के लिए नष्ट समीकरण अलग निकलता है, ठीक है। डेफिनेशन दोनों के लिए एक है। तो जानिए, आइए जानते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आपने, मैं समझता हूँ, आशा करता हूँ कि आपने डालनी होगी और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। बहुत ही बढ़िया इंटरेस्ट आएगा आपको। तो डेफिनेशन लिखें। ये तो आपको मैंने जनरली बता दिया कि दो तरीके से निकलता है। डेफिनेशन क्या है? देखिए नष्ट ने, नष्ट भी बोलते हैं, नष्ट ने इलेक्ट्रोड विभव, नष्ट ने, मैं इसके लिए पहले निकाल के दिखा दूँ। नष्ट ने इलेक्ट्रोड विभव, इसके लिए निकालेंगे तो सेल विभव बोलेंगे, ठीक है। मैं इसके लिए निकालना हूँ क्योंकि एनसीईआरटी बुक में दोनों के लिए दिया गया है, लेकिन परीक्षा में ये आता है, ओके। ये वाला याद रखना, लेकिन न्यूमेरिकल हल करने के लिए इसको भी याद रखना पड़ेगा, मतलब दोनों जरूरी है, लेकिन डेफिनेशन इसकी जरूरत है। नष्ट ने इलेक्ट्रोड विभव तथा वैद्युत अपघट्य की सांद्रता, सांद्रता को बड़े कोष्ठक से लिख करते हैं, वैद्युत अपघट्य की सांद्रता और ताप के बीच एक संबंध, ताप माने टेम्परेचर, ताप T के बीच एक संबंध स्थापित किया, के बीच एक संबंध स्थापित किया, ठीक है, जिसे नष्ट समीकरण कहते हैं। आइए जानते हैं नष्ट समीकरण कैसे होता है, जिसे नष्ट समीकरण कहते हैं, जिसे नष्ट इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले अर्ध अभिक्रिया के लिए नष्ट समीकरण निकाल रहे हैं, ठीक है। किसके लिए? अर्ध अभिक्रिया के लिए। तो आगे लिखते हैं, तो अर्ध अभिक्रिया मान लेते हैं कोई अर्ध अभिक्रिया। तो लिखिए नई लाइन लिखिए, माना किसी धातु की, माना किसी धातु की इलेक्ट्रोड अपचयन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोड अपचयन अभिक्रिया निम्न प्रकार है, निम्न प्रकार। तो अपचयन के लिए मैंने आपको बताया था, अपचयन कैसे होता है? आयनों में अपचयन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, और इलेक्ट्रॉन किसमें जुड़ते हैं? जिसमें आयन होता है, ठीक है। तो मैंने किसी धातु के लिए लिया मेटल, ओके, समझा चुके पहले, एम फॉर मेटल, और उस पर हमने इलेक्ट्रॉन n+ मान ली। पिछली वीडियो में आपको n+ बताया था, 2+, 3+, प्लस, और यहाँ आपको Ne ले लिया, ओके। जितना प्लस उतना ही माइनस ले लिया, और ये बन के तैयार होगा आपका M। इतनी बात समझ में आ गई? मेटल बन गया। अब ये मैंने आपको बताया, ये विलयन होते हैं, विलयन को एक्वस से व्यक्त करते हैं, एक, और ये धातु होती है, मेटल होती है, इसको ऐसे व्यक्त करते हैं, सॉलिड, ठोस। ये ठोस होता है, ये लिक्विड होता है, तरल होता है, इसलिए विलयन के लिए। तो ये अपचयन अभिक्रिया है।
इलेक्ट्रोड विभव जब निकालते हैं तो सदैव अपचयन क्रिया के द्वारा निकालते तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। आप ऑक्सीकरण क्रिया के द्वारा भी निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन चूंकि वैज्ञानिकों ने विद्युत रत्न श्रेणी को उनके मानक अपचयन विभव के घटते हुए क्रम में बनाया, इसीलिए आप अपचयन विभव याद रखेंगे और कोई खास बात नहीं। इलेक्ट्रोड विभव भी निकाल, ऑक्सीकरण विभव भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको उल्टा कर देंगे तो ऑक्सीकरण विभव निकालेगा, नो प्रॉब्लम। तो ये आप रिएक्शन लिखेंगे। नर समीकरण कैसे निकाला उन्होंने, तो आप लिखेंगे, ये लिख लिया। नर समीकरण कैसे लिखते हैं, इसकी इस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड ही है क्योंकि एक क्षण है, एक ही है, इसलिए इस इलेक्ट्रोड की नष्ट समीकरण निम्न प्रकार होगी। इस इलेक्ट्रोड की नष्ट समीकरण निम्न प्रकार होगी, ठीक है। कैसे निकलती है नष्ट समीकरण, निम्न प्रकार होगी। मैं रफ कर दे रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है, इसको रफ कर दिया। ये तो आपने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है, इसको भी आपने लिख लिया। निम्न प्रकार होगी, क्या होगी, देखिए, E बराबर E0 माइनस RT बटे NF ln। बेटा ln को आप लोग मैथ में या फिजिक्स में आपने पढ़ा है, ln का मतलब होता है लॉग बेस ई, लॉग बेस, ठीक है, लॉग ए बेस ई को ln कहते हैं, ठीक है, याद रखना है इस चीज को, ठीक है, लिखना नहीं है, आप समझ लीजिए लॉग। अच्छा, अब आगे सांद्रता कैसे निकलती है, देखिए मैं अब रिएक्शन को मैंने चूँकि रफ कर दिया है इसलिए मैं दोबारा लिखनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगी। मैं समीकरण को मैं दोबारा लिख दिया, ठीक है। वो अक्रिया क्या था, अक्रिया थी mn प्लस ne माइनस इक्वल टू m। हेलो बाबू, शांत रहो, ठीक है, mn प्लस ne माइनस इक्वल टू m। तो अब देखेंगे क्या होगा कि इसमें इलेक्ट्रोड वेव लिखने का तरीका क्या है। इलेक्ट्रोड वेव मैंने आपको इलेक्ट्रोड वेव लिखने का तरीका बताया था, इसको सबसे पहले लिखेंगे, तो इसलिए आप चाहो ऐसे ही लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ बाद में। हाँ, ये हो गया E बराबर E0 माइनस RT बटे NF ln, और इसकी सांद्रता ऊपर वाले की सांद्रता, ठीक है, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को बड़े क्वेश्चन से करते हैं, सॉलिड की सांद्रता, ये सॉलिड है तो आप सॉलिड लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, सॉलिड की सांद्रता बटे विलयन की सांद्रता, एक्वस, ठीक है, ओके, आपकी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना, आपने ये जो रिएक्शन है आपने फर्स्ट ईयर क्लास में देखा है, जिसका नाम है क्या नाम, रासायनिक साम्य, इक्विलिब्रियम स्टेट। रासायनिक साम्य में आपने देखा होगा केसी का मान निकालते हैं, साम्य स्थिरांक का, साम्य स्थिरांक का मान कैसे निकालते हैं, साम्य स्थिरांक का मान आप कैसे निकालते हैं, केसी बराबर उत्पादों की सांद्रता, ठीक है, उत्पाद ऊपर वाला, उत्पाद ऊपर वाले होते हैं, उत्पादों की सांद्रता, सांद्रता बड़े क्वेश्चन लिख सकते, बटे नीचे वाले अर्थात पीछे वाले कहते हैं अभिकारक, तो उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारक कौन है, ठीक है। ई को लिखा नहीं जाता, मैं पहले ही बचा चुका हूँ, तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाता है, तो ये आपका केसी हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी जगह आप केसी भी लिख सकते हो, परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। बात समझ आ गई कैसे आया, चलो, और ये तो संबंध स्थापित किया, इसलिए आपको ये आया कैसे वो आपको जाननी चाहिए नहीं, केवल आपको डायरेक्ट इसको याद करना है कि नर्स ने इसको संबंध स्थापित कर दिया, ओके, ठीक है, डेरिवेशन नहीं करना, एनसीईआरटी बुक में डेरिवेशन नहीं है, चलिए, तो इसलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आप जानते हैं बेटा, अब आप क्या जानते हैं, अब आप जानते हैं कि यदि हम ln को क्या कहते हैं, log e, ln को यदि हम चेंज करें तो आप जानते हैं, आप अगर नहीं जानते तो मैं लिख दे रहा हूँ, ln बराबर होता है 2.303, ठीक है, और log बेस 10, ये 10 बदल जाएगा, ओके, इसमें ln अगर लिखा है तो ln की जगह हम 2.303 log 10 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ln का मतलब मैंने आपको बताया था log
होता है। शायद मैथ वाले सर ने आपको बताया लॉग बेस ई को अगर लॉग 10 में चेंज करते हैं तो उसके अपोजिट उल्टी दिशा में 2.30 लिख के आता है। ये वैज्ञानिकों ने मान निकाला है, ठीक है, ये होता है ऑलरेडी, ठीक। इस चीज़ को ध्यान रखना, इसको लिखना नहीं, अगर लिखना चाहें अलग से लिख लें, ये इसमें मत लिखना, ठीक है, यहाँ समझने के लिए था। तो चलें, तो मान रखते हैं। अब इसमें समझ लेते हैं, तो इसलिए इसको मैं ऐसे करके लिख दे रहा हूँ नर समीकरण को, E बराबर E0 माइनस 2.303 RT बटे NF लॉग बेस 10 बटे MN प्लस, ठीक है, AQ, ये आ गया। बात समझ आ गई? तो लॉग बेस 10 आ गया आपका। इस तरह समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अर्थात अगर न समीकरण ऑब्जेक्टिव में आती है तो ऐसे भी लिखी जा सकती है, न समीकरण को दूसरी ऑब्जेक्टिव इस तरह से आ सकती है, तो न समीकरण को 3 तरीके से लिख सकते हैं। अभी दूसरे 2 तरीका हुआ, एक पहला, दूसरा, ठीक है, ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, ये भी न समीकरण, ये भी न समीकरण, ठीक है। अब सुनिए, आप इस तरीके से भी न समीकरण को लिख सकते हैं, ठीक है, किसके लिए? इलेक्ट्रोड के लिए, इलेक्ट्रोड के लिए न समीकरण। तो क्या करेंगे, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे बेटा, कि देखिए ये इलेक्ट्रोड, किसका इलेक्ट्रोड विभव है, ये इलेक्ट्रोड किसका है, मेटल का है, तो इसलिए मेटल किस में चेंज हो रही है, N प्लस M में चेंज हो रहा है, तो इसलिए इसको पहले लिखेंगे, तो यहाँ लिख दे M प्लस ऑब्लिक M, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहो, अगर आपको कठिन लग रहा है तो आप E0 ही बना रहे हैं, नो प्रॉब्लम, परेशान नहीं होइए, और ऐसे लिख दो तो जाए न्यूमेरिकल करने में आसानी हो जाएगी, अगर ऐसे लिख दो तो बहुत अच्छा रहेगा, और इसीलिए मैंने अलग कलम से लिख दिया। अब E0 को देखते हैं, ये भी इसी का है, M प्लस ऑब्लिक M, ठीक है। अच्छा, और कोई दिक्कत नहीं, कैसी, इसको भी लिख सकते हैं, M प्लस ऑब्लिक M प्लस ऑब्लिक M। न्यूमेरिकल करने में बच्चों को कठिनाई आती है, इसकी, इस लेसन की न्यूमेरिकल करने में कठिनाई होती है, इसलिए मैंने इसको राइट वे में लिख दिया, कोई परेशानी नहीं। तो ये आपका बन के तैयार होगा क्या, नष्ट समीकरण, वो भी नष्ट समीकरण और ये भी आपका नष्ट समीकरण ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। देखिए जहाँ हेयर, इसकी जगह हम एक लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एक, बेटा कैसे, क्योंकि इसकी सांद्रता जो ठोस होते हैं, प्रत्येक ठोस पदार्थ की सांद्रता सदैव एक मानी जाती है, कितनी मानी जाती है, एक। सांद्रता एक कैसे होती है, देखिए बेटा, जैसे मानो आप ठोस पदार्थ है, अब ठोस पदार्थ को, किसी ठोस पदार्थ को लिक्विड में परिवर्तित करें, तो ठोस पदार्थ जो होगा वो पानी में, जैसे पानी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, कि एक ठोस पदार्थ को अगर पानी में घोलें तो वो घोलेगा नहीं, घोलेगा, कितनी उसकी कण कितने रहेंगे, एक। इसीलिए परिभाषा भी है इसी की, मोलरता की, कोष्ठक को कहते हैं मोलरता, इसी को सक्रिय द्रव्यमान भी कहते हैं, पिछली भी आप जानते हैं, इसी को मोलरता कहते हैं। परिभाषा क्या है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित समस्त मूलों की संख्या, मूलन मतलब आयनों की संख्या या फिर कणों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो उसमें कण एक है, क्योंकि वो घुला नहीं, तो इसलिए इसकी सांद्रता, ठोस की सांद्रता एक मानी जाती है, ठीक है। और इसकी सांद्रता घुलने के बाद 3, 4 कुछ भी हो सकती, बदल जाती है, ठीक। तो सभी ठोस पदार्थों की सांद्रता कितनी मानते हैं, एक। इसलिए जितने भी सॉलिड होते हैं उनकी सांद्रता को आप एक लिखेंगे, ठीक है। तो आप इसके स्थान पर एक भी लिख सकते हैं। चलो आगे लिखा, तो बेहर लिखेंगे, ये बता दिया, काफ़ी कर लिया। अब लिखिए जहाँ, एयर लिख लीजिए, बस हो गया, ये न समीकरण। ये जहाँ कैपिटल ई क्या है, आप कैसे लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे लिखो, जहाँ कैपिटल ई क्या है, एम धातु का, ये धातु एम है, एम धातु एम का इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है बेटा, किसका है, धातु एम का इलेक्ट्रोड, ये एम का इलेक्ट्रोड विभव, राइट। ये क्या चीज है, E0, E0 क्या है, E0 को मानक कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, मानक। क्या पता है किसी छात्र को मानक, कितना मानक लेते हैं, फिर मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, मानक के लिए आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड मानक माना जाता है, स्टैंडर्ड, और कितना लेते हैं, 1 मोलर, सांद्रता कितनी लेते हैं, 1 मोलर, और टेम्परेचर कितना लेते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 मोलर, तब उसको मानक कहते हैं, ठीक है। याद रखना, इसे थोड़ा सा रिवीजन बार बार इसीलिए कर देते हैं, इससे आपको समझ में आता है। तो E0 हो गया, E0 क्या कहेंगे,
धातु M का मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव लिखते जाइए, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है, ये लिख दीजिए। और भी लिखिए, अब मेरे पास जगह नहीं है तो इसको ऊपर वाले को रफ कर दे रहे, ठीक है। अच्छा, और क्या है, और आप देख रहे हैं इसका नाम हो गया, इसका नाम हो गया। इसको आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने आपको बताया, आप चाहे ऐसे लिख रहे हैं, चाहे आप समझ में आ जाए तो ऐसे भी लिख सकते हो, ओके। और MN प्लस पब्लिक MN ऐसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है, इसका हो गया, इसका हो गया R। R क्या है, लिख लीजिए, R बराबर है गैस नियतांक, गैस नियतांक, ठीक है। इसको विलयन नियतांक भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, विलयन नियतांक, ठीक है। इसका मान होता है, इसका मान लिख लीजिए, इसका मान 8.314 जूल प्रति केल्विन मोल, प्रति केल्विन प्रति मोल, ये इसका मान होता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। टी का होता है आपका परमताप, परमताप, ये टी मानक के लिए कितना यूज करते हैं आपको पता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। और 25 डिग्री सेंटीग्रेड आप चेंज करें केल्विन में तो कितना हो जाए, 273 इसमें जुड़ जाता है, राइट, 273 को जोड़ दो तो क्या जाएगा, 298 के, ठीक है, के को कहते हैं केल्विन, ओके, टी हो गया। एन क्या चीज़ है, छोटी एन, छोटी एन बेटा आप देख रहे हैं, छोटी एन स्मॉल एन क्या है, अभी मैंने रिएक्शन लिखी थी MN प्लस प्लस N=M, राइट, ये लिखी थी। तो यहाँ पे अगर 2 लिखे हैं तो यहाँ भी 2 आएगा, तो इसका मतलब N का मान क्या हो गया, 2। तो ये N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है, सही है बेटा, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं जुड़ रहे हैं उनकी संख्या है। तो आप लिखेंगे इलेक्ट्रोड पर, इलेक्ट्रोड पर, ये इलेक्ट्रोड ही तो बोलते हैं इनको, छड़ों को इलेक्ट्रोड बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है। नेक्स्ट बेटा F, F क्या चीज है, F को बोलते हैं फैराडे, वैज्ञानिक आगे पढ़ेंगे हम, आपको फैराडे के बारे में बताएंगे, फैराडे नियतांक होता है बेटा, ठीक है, ये फैराडे नियतांक का भी मान होता है, फैराडे नियतांक मान होता है 96,500 कूलाम प्रति मोल, ठीक है, एक मोल में इतने 96,500 कूलाम आवेश होता है, आवेश ही एक तरह का, ठीक है, चार्ज है, बात समझना जी। F सीख लिया, अब M और ये क्या है, ये भी सीख लीजिए, ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं इनका मान रख, फिर क्या करूँगा आगे, मैं इनका मान रखूँगा, R का मान कितना है ये लिख दूंगा, ठीक है, R का मान कितना है 8.31, तो मैं 8.31 लिखूंगा। T का मान कितना है 258 लिखूंगा। N का मान है नहीं, N का मान पता नहीं, N 2 इलेक्ट्रॉन है 3 है नहीं पता। फैराडे का मान 96,500 को 96,500, ठीक है, तब आगे सभी को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे और लिख लीजिए। अब बचा M, M क्या चीज़ है, MS, ठीक है, और कोष्टक में बंद कर दिया। ये क्या है, ठोस पदार्थ, जो ठोस धातु होगी, ठोस धातु, और शक्ति द्रव्यमान बोलते हैं मूलरता, ठोस धातु की मूलरता, ठोस धातु की मूलर सांद्रता, ठीक है बेटा, मूलर सांद्रता को मूलरता, सक्रिय द्रव्यमान, ग्राम अणुता, कई नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। तो मूलरता कितनी मानते हैं, सदैव 1 मानते हैं, क्या मानते हैं, 1 होती है, ओके, याद रखना 1 M होती है, ठीक है। अच्छा, अब बचा M, AQ, एक्वस, ये भी देखो सांद्रता बड़ा कोष्टक दिया, ये सांद्रता किसकी है, और ऊपर N+ है, राइट। अब N+ क्या होते हैं, आयन, तो आयन किस में होते हैं, विलयन में बताया था, नीचे ऐसे, नीचे ऐसे जो भरा होता है वो विलयन होता है, इस विलयन में Mn होते हैं, राइट। और ये छड़ होते हैं, एक ये छड़ होती है वो सॉलिड होती है, Ms होती है, राइट, ये Ms होती है, Mn होते हैं, इसको एक्वस कहते हैं, ठीक है। चलिए
बहुत अच्छी तरह से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बढ़िया से बढ़िया। आप किसी भी यूट्यूब में जाके किसी की वीडियो देखेंगे, फिर भी उससे भी कोशिश कर रहा हूँ, उससे भी अच्छा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, सबसे बढ़िया पर समझाने का। बड़ा प्रयास ही कर सकता हूँ, मैं इतना अच्छा हूँ नहीं, लेकिन प्रयास कर सकता हूँ, तो प्रयास कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए। फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो ये हो गया आपका n+, इसको क्या कहते हैं, विलयन। तो ये हो गया विलयन में धातु ही तो है, ये मेटल है, धातु, और ये प्लस के रूप में होगा तो आयन हो गया, धातु आयनों की, धात आयनों की। अब ये क्या हो गया, बड़ा क्वेश्चन, सांद्रता, मोलर सांद्रता, ठीक है, द्रव लिखा, सांद्रता, तो विलयन में धात आयनों की सांद्रता, ओके। अब इन सभी को इकट्ठा करें, इनको जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं समझ में आए। न समीकरण वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, न समीकरण आपका बहुत इंपॉर्टेंट, परीक्षा में आता ही आता है, इसलिए ध्यान रखना। और अगर ये थ्योरी आएगी या तो फिर इसका न्यूमेरिकल आएगा, जरूर आएगा, ठीक है, इसलिए इसको पढ़ना जबरदस्त है, इसको सारे को आप सीख लें, ठीक है। अब इनके मान रखते हैं, मैंने आपको बताया था मान रखते हैं, चलिए मान कैसे रखते हैं देखिए। चलिए मान रखते हैं, कैसे मान रखते हैं, क्या था पहले, E बराबर E0, राइट है, माइनस 2.303 जैसे का तैसा, इंटू आर का मान कितना था 8.314 अभी बताया था, इंटू टी का मान कितना लगोगे 298, केल्विन मान रखता है, डिग्री सी 25 डिग्री सी, केल्विन में ही हमेशा लगता है, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, केल्विन वाला ही मान रखते हैं, केल्विन में इसको बेहतर बदलते हैं, बटे स्मॉल n इंटू 96,500, एफ का मान 96,500 अभी बताया था, लॉग बेस 10, इसका मान मैंने बताया कितना, एक, इसका जैसे का ऐसा, एक, ओके। मैंने इसका मान एक बताया था भी आपको, मैंने बताया था जो धातुएं सॉलिड होती है, जो भी हो, कॉपर हो, सोना हो, चांदी हो, जिंक हो, उनका धातु ठोस अवस्था में उनका मान एक होता है सांद्रता, ठीक है, तो इसलिए हमने एक लिख दिया, बात समझ में आ गई, तो ये आपका तैयार है। अब इसको हल करते हैं, हल करेंगे तो इस टाइप से जब हल करेंगे तो इस करके क्या निकल जाएगा, E बराबर E0 माइनस, इसको हल करेंगे, जब इसको हल करेंगे इस तरह से गुणा मल्टीप्लाई करके, तो ये आंसर आता है 0.0591 अपॉन स्मॉल n लॉग बेस 10 1 अपॉन mn प्लस एक क्यू लिखा आ सकता है, नहीं भी लिखा सकता, तो इस आप चाहें लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैंने एक क्यू अब की नहीं लिखा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इस तरह से ये आपका न समीकरण इस तरह से भी लिखा जा सकता है, वो भी आपका न समीकरण उस तरह से भी लिख सकते हैं, और इस तरह से भी न समीकरण को लिखा जा सकता है। ये न समीकरण किसके लिए, इलेक्ट्रोड अर्थात अर्ध क्रिया के लिए न समीकरण लिख लीजिए, ये है अर्ध या इलेक्ट्रोड अक्रिया बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोड अक्रिया सही जगह, अर्ध क्रिया इलेक्ट्रोड ही होती है, ये है इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के लिए, इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के लिए क्या है, नष्ट समीकरण, ओके, नष्ट समीकरण। तो आपने देखा नष्ट समीकरण कैसे निकलता है, कैसे इसका मान आता है, ये कल मल्टीप्लाई करके इसका कैलकुलेशन करके, कैलकुलेशन जब करेंगे तो इतना निकल के आएगा, तो ये आप कर लेना, घर पे जाकर कैलकुलेशन, आपको याद केवल कैलकुलेशन करनी नहीं है, आपको याद कर लेना, बस ये हमेशा इतना ही यूज होगा, आगे न्यूमेरिकल में इतना ही यूज किया करना, ठीक है, इसलिए इसकी कैलकुलेशन याद नहीं करना, ठीक। तो ये इलेक्ट्रोड अभिक्रिया के नष्ट समीकरण हो गया, समझ में आ गया, यही आपके तो तीन टाइप हो गए, आपने तीन तरीके से देखे नष्ट समीकरण, तीन तरीके से निकाल सकते हैं, ये तीसरा तरीका है, ठीक है। पहला तरीका क्या था आपका ln के रूप में था, इसमें ln लिखा था, log e लिखा था, दूसरा तरीका लिखा था log e को log 10 में चेंज किया 2.303 आया था, उसके बाद और ये वाला, ठीक है, तो तीन तरीके से नष्ट समीकरण निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक ही क्लियर। चलिए अब बात आता है सेल विभव के लिए नष्ट समीकरण कैसे निकालते हैं, तो हेडिंग डालेंगे, आपका यही याद रखना है, ठीक है, वो वाला याद नहीं रखना जो अब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना, मैंने आपको अभी लिखा है। अब आता है सेल विभव, सेल विभव के लिए क्या, नष्ट
समीकरण। चाहे तो आप इसको ना लिखें, ये इम्पोर्टेंट नहीं है ना, ये इसका यूज भी नहीं होता। हाँ, न्यूमेरिकल के लिए जरूरी नहीं होता, इसलिए इसको जानना जरूरी है, ठीक है। तो सेल विभव के लिए नष्ट समीकरण, सेल विभव किसके लिए, सेल विभव कब निकलता है, जब पूर्ण सेल अभिक्रिया हो रही है। कैसी, पूर्ण सेल अभिक्रिया, पूर्ण सेल अभिक्रिया का ही, ठीक है, पूर्ण सेल अभिक्रिया होती है, उसी को सेल विभव, उसी में सेल विभव आता है, ठीक है। अर्थात 2 इलेक्ट्रोड होने चाहिए। जानकारी हम कैसे पहचानेंगे सेल विभव कौन सा, इलेक्ट्रोड विभव कौन सा। देखिए, अगर एक छड़ो प्रश्न में जिंक के बारे में ही पूरा प्रश्न जिंक पे खत्म कर दे, एक ही छड़ो, तो वो इलेक्ट्रोड विभव पूछ रहा है, इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। अगर कॉपर और जिंक 2 हैं छड़ें, या सिल्वर और कॉपर 2 छड़ें हैं, या हाइड्रोजन और कॉपर 2 छड़ें हैं, मतलब 2 छड़ें हैं, तो समझ लेना सेल विभव पूछ रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं पूछ रहा है। ओके, चलिए। तो सेल विभव के लिए नया समीकरण कैसे निकालते हैं, सेल विभव के लिए पूर्ण सेल अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी। तो मान लीजिए पूर्ण सेल अभिक्रिया किसमें होती है, विद्युत रासायनिक सेल में, राइट, किसमें होती है, विद्युत रासायनिक सेल। तो आपको विद्युत रासायनिक सेल, जिसको हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं, वो आपको लेना पड़ेगा। तो लिखिए, माना कोई विद्युत रासायनिक सेल, आपको लेना पड़ेगा, माना कोई विद्युत रासायनिक सेल, इसके आगे लिखें क्वेश्चन ना, गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल बताया था, गैल्वेनिक सेल या वोल्टीय सेल निम्न प्रकार है, निम्न प्रकार है। अब मैं कोई वोल्टीय सेल ले रहा हूँ, कोई सा भी, एनी अदर, मैंने ले लिया Zn सॉलिड ऑब्लिक Zn2+Aq, ठीक है, ये देख लिया। और ये क्या होता है, साल्ट ब्रिज, ये क्या है आपका साल्ट ब्रिज, लवण से। तो ये आपको मैंने आपको ये ऐसे बनाना सिखाया था सेल विभव को, जो विद्युत रासायनिक सेल को, विद्युत रासायनिक सेल को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद Cu2+Aq ऑब्लिक Cu सॉलिड, ठीक है। ये विद्युत रासायनिक सेल आपका लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ प्रश्न में आ सकता है, इसलिए इस तरीके से लिखने का तरीका भी सीखें। लिख लो, मैंने क्या बोला, माना कोई विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल निम्न प्रकार है, ये आपका विद्युत रासायनिक सेल। अब नई लाइन लिखें, इस सेल की पूर्ण सेल अभिक्रिया, पूरी तो होगी क्योंकि दोनों 2 हैं, देखो एक ये है, जिनके 2 है, पूर्ण सेल अभिक्रिया, पूर्ण सेल अभिक्रिया निम्न प्रकार होगी, निम्न प्रकार लिख लीजिए, निम्न प्रकार होगी। देखिए, मैं पूरा का पूरा नोट्स बना के चल रहा हूँ, मैं पूरा का पूरा आपको पूरी थ्योरी बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरा आपको लिखा भी रहा हूँ प्रॉपरली, ठीक है। आप कहीं भी आप प्रयास करेंगे कहीं भी सीखने का, तो ठीक है, तो कोशिश कर रहा हूँ सबसे अच्छा सिखाने का, फिर भी ठीक है। तो देखिए, पूर्ण सेल अभिक्रिया लिखने का तरीका क्या है, सुनिए कैसे लिखते हैं इसको। पहले आप Zn लिखा, सबसे पहले लिखने का तरीका क्या है, मैं इसको ऐसे लिख ले रहा हूँ, ठीक है, ऐसे लिख लूँ, अभी लिखना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद लिखना। मैं इसको ऐसे लिख लूँ, Zn ऑब्लिक Zn2+, किसी प्रॉब्लम, लिख सकता हूँ, ये तो उतार लिया। अब ये साल्ट ब्रिज को उठा के इसको मैं इसके नीचे लिख दे रहा हूँ ऐसे, Cu2+ ऑब्लिक, कोई आपत्ति नहीं, ये रहा साल्ट ब्रिज, ओके। Zn को ऊपर लिख दिया ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इधर वाला एंड, मैंने बताया इधर वाला क्या होता है, एनोड, इस चीज को ध्यान रखना, इधर वाला एनोड, इधर वाला कैथोड, बताया था। ये वाला कैथोड होता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, और ये एनोड होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन देता है। ये ज़्यादा शक्तिशाली है, मैंने बताया क्यों शक्तिशाली, क्योंकि इसका स्थान विद्युत रासायनिक, पिछली वीडियो में बताया कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे, और नीचे वाला ऊपर वाले को हटा सकता है, नीचे वाला इलेक्ट्रॉन दान करता है किसको, ऊपर वाले को, तो ये इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए इसको, ठीक है, ये भेजेगा इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएंगे तो धारा किधर से बहेगी, ऐसे उल्टी। तो धारा का प्रभाव कॉपर से जिंक की ओर होता है, और इलेक्ट्रॉन का प्रभाव जिंक से कॉपर की ओर होता है। ये चीज़ बहुत जरूरी है, नीट IIT के लिए बहुत जरूरी है, आपको धारा कैसे बहती, किस टाइप से बहती है, ठीक है। चलिए लिख दिया, जिंक ये हो गया सी, तो मैंने इसको उठा के यहाँ लिख दिया, इसको उठा के। अब सुनिए, अब जैसा का तैसा बता दिए, इधर वाले LHS वाले LHS को जोड़ दिए, Zn
प्लस सी यू टू प्लस, अब इस तीनों, ये दोनों तीनों को मिला दो, ऐसे तीर बना दो, ओके। फिर इस वाले को एल एच एस आर एच एस में लिख दिए, जेड एन टू प्लस प्लस सी। देखिए है ना कमाल, कितना आसान है रिएक्शनों को सीखना, देख रहे हैं। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, बन गई पूर्ण सेलेक्ट किया, कितना आसान है। उतार लीजिए, कॉपी कर लीजिए, अब कॉपी कर लीजिए, ठीक है। उसको सीखना था, ये कॉपी कर लो, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, कुछ जगह नहीं है, मैं उसको लिख दे रहा हूँ। क्या आपने देखा जेड एन, ठीक है। इसको सॉलिड भी लिख, एस लिखना चाहो लिख लो, प्रश्न में आप चाहो तो मत लिखो, चलो चलो नहीं लिख रहे, जेड एन नहीं लिख रहे, प्लस जेड एन के बाद किसको लेंगे, सी यू को, ओके। पहले इधर वाला फिर इधर वाला, अब इधर वाला फिर इधर वाला, ठीक है। इधर वाला कौन है, जेड एन टू प्लस प्लस सी, ठीक है। इसमें एक भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे ना, ऐसी रिएक्शन भी लिखी जा सकती है। ये होगी आपकी पूर्ण सेलेक्ट, ठीक है। अब आप इसका केसी आप निकाल सकते हो ना, साम्य स्थिरांक निकाल सकते हो, साम्य स्थिरांक अगर आप निकालें तो क्या निकलेगा, केसी। कैसे निकलेगा साम्य स्थिरांक, मैंने बताया था, उत्पादों का सक्रिय द्रव्यमान है, का सक्रिय द्रव्यमान बटे पीछे का, अर्थात अभिकारकों का सक्रिय द्रव्यमान। तो उत्पाद कौन है, जेड एन टू प्लस, सक्रिय द्रव्यमान कैसे व्यक्त करते हैं, बड़े कोष्ठक से, इनका मल्टीप्लाई आता है इनटू सी, राइट है, बड़े। फिर उसके बाद इसको जेड एन टू प्लस का सक्रिय, फिर इसका सी यू टू प्लस का सक्रिय, ऐसे लिखा जा सकता है। इतनी बात समझ में आ गई, अर्थात हम इसके स्थान पर केसी को भी लिख सकते हैं। तो आगे दिखाएंगे केसी को लिखना, ये आपको लिखना नहीं है इस समय यहाँ, और आपकी इच्छा करे तो लिख सकते हो, ठीक है, चाहे लिखे रहेंगे ये नो प्रॉब्लम। तो शाम में सेल विभव कैसे लिखता हूँ, तो इसकी न समीकरण देखेंगे, तो इसकी न समीकरण लिखें, इस अभिक्रिया की, इस अभिक्रिया की न समीकरण निम्न प्रकार होगी। कैसे लिखते हैं, तो लिखिए, ई तरीका वही है, ई बराबर ई जीरो माइनस, ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट वाला लिख दे रहा हूँ, 2.303 RT बटे NF log डिस्टेंस, ठीक है। कैसे लिखेंगे, इस केसी को यहाँ लिख सकते हैं, राइट है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, अब एक चीज ध्यान रखिए बेटा, इस ये ई किसका आएगा, सेल का। वहां था इलेक्ट्रोड, क्या था, वहां था इलेक्ट्रोड, पिछले में मैंने आपको इलेक्ट्रोड लिखाया था, अब ये इलेक्ट्रोड नहीं है, सेल है, तो यहाँ आएगा सेल। तो सेल का विभव, क्या बोलेंगे, सेल का विभव, और ये आएगा सेल का मानक विभव, सेल ये भी आएगा, सेल है तो यहाँ भी सेल लिखेंगे, ठीक है। इसको आप इंग्लिश में, आप चाहें तो इंग्लिश में CELL लिख सकते हो, CELL लिख सकते हो। इसको बेटा EMF भी कहते हैं, विद्युत वाहक बल, तो इसके स्थान पर आप EMF, इसके स्थान पर EMF लिख सकते हैं, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी लिख सकते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं। मैंने आपको सब बता दिया वीडियो में, आप जहाँ करके लिख लेना, इस तरह से कोई दिक्कत नहीं। इसमें जहाँ मैं नहीं लिखा रहा, आप अपनी तरफ से जहाँ लिख लेना, क्योंकि आप सभी जानते हैं, ठीक है। मैंने इसको लिख दिया, अब देखिए समझ में आ गया। अब इसको केवल इसका मान पुट कर देते हैं, केसी का मान यहाँ पुट कर देते, तो ये भी नर समीकरण है। अब इसका मान यहाँ रख दे, तो क्या बनेगा, ई सेल, इसको सेल मान, सेल भी लिख सकता हूँ, EMF भी लिख सकता हूँ, ओके। E0 सेल माइनस, इसका मान रख दूँ, R का मान रख दूँ, कितना 8.314, इसका 25 डिग्री और 25 को 298, इसका 96,500, तो हल करके कितना आएगा, 0.0591 अपॉन, इसलिए नीचे वाला याद रखें, हल करके नीचे यार केसी का मान क्या हुआ आपका, राइट है। अच्छा, तो इसलिए मैं इसको रख दे रहा हूँ, Zn 2 प्लस, ये रहा Zn 2 प्लस, ऊपर वाला ऊपर C, इन दोनों का प्लस है, यहाँ मल्टीप्लाई लगाते हैं, ठीक है, इसी का ध्यान रखना, बटे ये वाला, ये दोनों Zn CU 2, यहाँ तक प्रॉब्लम हो तो बताएं, ठीक है। इसका मतलब जो ये तीर देखो, सबसे बहुत आसान है,
ये तीर है, ये तीर आपका सिर है, तो सिर ऊपर होता है, तो इन सिर को ऊपर लिखेंगे, ठीक है, इनको लिखेंगे ऊपर, और ये पीछे पूंछ है, पूंछ नीचे होती है तो नीचे लिखेंगे एस्ट्रिक्स द्वारा, ठीक है, ओके लिख लीजिए। चलिए ये रफ कर दिया। अब सुनिए बाबू, शांत हो जाए। अब इसको सीयू का, अब आप देखो सीयू सॉलिड है, मैंने पहले बताया सीयू ठोस होता है, क्योंकि इसके ऊपर आवेश नहीं है। हो सकता है ठोस लिखे ना, लिख के परीक्षा में ना आए, यह भी हो सकता है उसमें ऐसे लिखा हो और ऐसे ऐसे लिखा ना हो, ऐसे भी हो सकता ना लिखा हो, तो आप समझ लेना कोई बात नहीं। जिसके ऊपर आवेश ना हो, जिसके जो गंजा हो, जिसके ऊपर चार्ज ना हो, वो एक मानना। क्या मानना? एक। वो सॉलिड ही है, याद रखना सॉलिड, तो इसको हम सॉलिड मान लेते एक, इसको भी हम एक मान लेते। तो सूत्र ये बनेगा आपका ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन log tan Zn2 प्लस अपॉन Cu2 प्लस, ठीक है बेटा। यार मैंने इसको कहाँ और जो था Cu को ये इसको कहाँ हटा दिया, इसका मान ए लिख दिया बेटा। जहाँ मैं लिख दे रहा हूँ फिर दोबारा से, जहाँ Cu इक्वल टू 1 m होता है, 1 मोलर, और आपका Zn भी आपका 1 मोलर होता है, ये सॉलिड होते हैं, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर आवेश 0 है, इनके ऊपर आवेश 0 है, याद रखना, ठीक है। छड़े हैं, छड़ का इलेक्ट्रोड हो, छड़ की सांद्रता 1 मानते हैं, तो इसलिए हमने ऊपर डाल दी। तो ये आपका बन के तैयार होगा। तो सेल विभव के लिए नर समीकरण ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ओके, बात समझ में आ गई? किसी को प्रॉब्लम हो तो बताएं। सेल विभव के लिए नर समीकरण कैसे लिखेंगे? कैसे, कोई दिक्कत? यहाँ सेल विभव लिखा है तो सेल सेल, यहाँ इलेक्ट्रोड लिखा तो ये इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड, यहाँ जिंक लिखा तो जिंक यहाँ, जिंक यहाँ, ओके। चलिए अब इसमें एक खास बात है बेटा। क्या खास बात है? ये दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या होता? तो मैं लिख दे रहा हूँ वेयर जहाँ E0 सेल, E0 सेल, E0 सेल क्या होता है? E0 सेल हो सकता है दिया जाए परीक्षा में, प्रश्न में जब न्यूमेरिकल हल करा करे तो हो सकता दिया जाए डायरेक्टली, हो सकता ना दिया जाए, इनडायरेक्टली पूछे, तो इनडायरेक्टली के लिए आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा? E0 माइनस E0। अब आप कहेंगे सर E0 ये भी, E0 ये भी, ये भी, देखिए क्या है ये, इसको सेल का मानक विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है, ठीक है। इसको हम, मैंने बताया था, इसको E0 EMF भी लिख सकते हैं। तो क्या होता है, इधर क्या होता है? कैथोड, इधर क्या होता है? कैथोड, और इधर क्या होता है? एनोड। विद्युत वाहक बल मैंने परिभाषा लिखाया था, कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर के अंतर को विद्युत वाहक बल कहते हैं, ठीक है। तो ये सूत्र होता है। और कैथोड पर क्या होता है? सदैव अपचयन, क्या होता है? अपचयन, याद रखना, ठीक है। और एनोड पर क्या होता है? सदैव ऑक्सीकरण, ठीक है, मतलब, और अपचयन मतलब लेने वाला, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रोड किसका होता है? लेने वाले का, वो देने वाला होता है। तो अपचयन किसका होता है? तो मैं दोबारा से सेल मैंने डाल दिया, सेल को दोबारा बनाना पड़ेगा। सेल अभी मैंने कैसे लिखाया था? Zn/S ऐसे Zn2 प्लस डबल ऑब्लिक Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu, राइट है, ऐसी था। मैंने बताया इधर सदैव कैथोड होता है, याद रख लीजिए, और इधर सदैव, सॉरी इधर कैथोड नहीं एनोड, पहले नंबर पे एनोड, पहले एनोड फिर कैथोड, ठीक है बेटा। विद्युत रासायनिक सेल में एनोड कैसा होता है? नेगेटिव, और कैथोड कैसा होता है? पॉजिटिव। किसमें? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। लेकिन विद्युत अपघटनी सेल में उल्टा होता है, अपघटनी सेल में एनोड प्लस का होगा। जो फिजिक्स वाला सेल होता है, फिजिक्स में पढ़ाते हैं, उसमें एनोड प्लस का होता है और कैथोड नेगेटिव होता है, ठीक है। केमिस्ट्री में ये होता है माइनस और ये होता है प्लस। अपघटनी जब शब्द लिखा हो तो प्लस का होगा, तो ये आपके समझना है, ठीक है। तो एनोड पर कौन सा लिखा जाएगा? Zn। तो एनोड कहाँ लिखा? ये लिखा। और कैथोड पर क्या लिखा जाएगा? ये Cu। तो कैथोड पर Cu, तो कैथोड ये रहा, इस पर Cu लिखेंगे। तो देखिए रिएक्शन, तो समीकरण आपका कैसे बनता है?
जीरो सेल बराबर हो जाएगा आपका E0। कैथोड पर लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था, पहले आवेश जिस पे चार्ज ज़्यादा होगा उसको ऊपर लिखेंगे और जिस पर चार्ज गंजा होगा उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है, बताया था। माइनस ऐसे ही एनोड, ऐसे ही इसको लिखेंगे जिसका चार्ज ज़्यादा है। चार्ज किसका ज़्यादा है? इसके ऊपर चार्ज, चार्ज माने ऊपर चार्ज, और इस पर चार्ज ज़्यादा है। चार्ज तो इस पर जीरो है, ये तो गंजा है, और ये चार्ज ज़्यादा है, तो ये उसको पहले लिखेंगे Zn2 प्लस पब्लिक Z, ठीक है। ऐसे तो इनके मान दिए जाएंगे, इनके मान दिए जाएंगे वो यहाँ रख देना, इसका मान जो भी दिया है वो यहाँ रख दो, इसका मान जो भी दिया जाए वो यहाँ रख दो, और फिर हल करके जो भी आया 1.10 ई सेल का मान आ गया, वो ई सेल का मान जो आ जाएगा वो ई सेल का मान आप यहाँ पुट कर देंगे और न्यूमेरिकल आपका हल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ऐसे आप करते हैं। तो अभी ये तो चूंकि हमने समझाया था, एक सेल ले लिया इसलिए इसके मान रखेंगे नहीं, आगे जरूरत पड़े तब रखना, ठीक है। तो हो सकता है इनके स्थान पर कोई दूसरा सेल हो, ठीक है। तो आप कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लो यहाँ से, ये उतार लिया होगा। अब इसको ये भी लिख लो E0 सेल माइनस E0 कैथोड माइनस E। ये इलेक्ट्रोड है, ये भी इलेक्ट्रोड है, इन इलेक्ट्रोडों के अंतर को सेल विभव बोलते हैं। इन दोनों के इलेक्ट्रोड विभव के क्या बोलते हैं? अंतर को क्या बोलते हैं? सेल विभव। तो ये आपका सेल विभव हो गया, ठीक है। किसी कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या हो तो हमें बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो ये आपका तैयार हो गया। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, आप एक बार और लिख देंगे, जहाँ इसको क्या बोलेंगे? वेयर। तो आप किस नर समीकरण, इसको ध्यान रखेंगे, ये सेल विभव के लिए नर समीकरण, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसको डेफिनेशन में लिखें, डेफिनेशन में पहली बार लिखेंगे, वही लिख के आएंगे परीक्षा में, ओके, उसी का सूत्र लिख के आएंगे, ठीक। जहाँ आपका E0 सेल क्या है? E0 सेल जो आपका है वो, सॉरी, ई सेल, पहले ई सेल लिखो। ई सेल क्या बोले? सेल का, लिखते जाइए, अब तो ये उतार लिया होगा कब पर, सेल का क्या है? ये विभव, सेल का ये विभव है, जिसको सेल विभव कहते हैं, सेल विभव, ओके। और ये क्या है आपका? E0 सेल क्या है? इसको मानक सेल विभव बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मानक, E0 को मानक सेल विभव, ठीक है बेटा, ये मानक सेल विभव। हाँ, इनको विद्युत वाहक बल भी बोलते हैं, बताया था, विद्युत वाहक बल, शॉर्टकट कैसे बल करते हैं? EMF, याद रखना। इसको भी बोल सकते हैं मानक, इसको मानक बोल सकते हैं, मानक विद्युत वाहक बल, मानक विद्युत वाहक बल, ठीक है। इसलिए ऐसे ही व्यक्त कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान, और ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। किसी प्रॉब्लम तो ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो नर समीकरण को आपने जाना। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको नर समीकरण से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करेंगे, कैसे करते हैं, जिससे कि आपको थोड़ी आसानी हो सके। इसलिए थोड़ा बीच बीच में हमको न्यूमेरिकल कराते चलेंगे। बाद में जब चैप्टर पूरा खत्म फिनिश हो जाएगा तब सारे न्यूमेरिकल, NCERT के सारे न्यूमेरिकल आपको करा देंगे। बिल्कुल आपकी कोचिंग बढ़िया आपको समझ में आएगी। आपको कोचिंग ही है ये, ऐसे मान लीजिए फ्री में निःशुल्क कोचिंग चल रही है आपकी। आपने अपने चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर पाया तो आपने, आपकी इच्छा बेटा, मैं तो पूरी मेहनत कर रहा हूँ, आपकी इच्छा है। और जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, सब्सक्राइबर हमारे बढ़ेंगे नहीं, जब तक 1000 से ऊपर सब्सक्राइब नहीं होंगे तब तक हम लाइव आ ही नहीं सकते। आप मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, हम भी आपसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। लाइव आएंगे तभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसलिए अच्छा रहेगा कि आप सब्सक्राइबर बढ़ाएं, अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें अगर अच्छा लगे तो, और लाइक की बटन भी दबाया करें कि मुझे मोटिवेशन उससे मिलता है कि हाँ आपने लाइक किया, इसका अच्छा वीडियो है तो और अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये बात समझ में आ गई। अब थोड़ा सा इसके द्वारा हम रेडॉक्स विभव कैसे निकालते हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे रेडॉक्स विभव क्या होता है। तो रेडॉक्स विभव, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, रेडॉक्स विभव इंग्लिश में कहते हैं रेडॉक्स पोटेंशियल, RED, रेडॉक्स पोटेंशियल। रेडॉक्स पोटेंशियल, ठीक है।
रेडॉक्स लो। रेडॉक्स के बारे में हमने तुम्हें आपको पिछली वीडियो ट्रिक बता दी। रेड का मतलब, इस रेड RED रेड का मतलब होता है रिडक्शन। रेड का मतलब रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब अपचयन, और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीकरण, ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ऑक्सीकरण। तो इसका मतलब डेफिनेशन क्या होती है इसकी कि जिस किसी सेल में या जब सेल में ऑक्सीकरण अपचयन क्रियाएं दोनों साथ साथ होती हैं, तब इलेक्ट्रोड और विलेन के मध्य जो अंतर स्थापित होता है उसे कहते हैं रेडॉक्स विभव। ठीक है, तो डेफिनेशन आइए लिखने का प्रयास करते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब डेफिनेशन लिखें। इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन लिखेंगे कि जब किसी सेल में ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाएं दोनों साथ साथ होती हैं, तब इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य, इलेक्ट्रोड ये वाली इलेक्ट्रोड और विलयन माने ये वाला विलयन, ये वाला विलयन है, ये इलेक्ट्रोड है, तब इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य, इन दोनों के बीच एक विभवांतर स्थापित होता है जिसे रेडॉक्स विभव कहते हैं, इसे रेडॉक्स विभव कहते हैं। इसको ई रेडॉक्स से व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसे ई रेडॉक्स से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। वोल्ट विभव है तो वोल्ट होगा, इसका मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, मैं किसी, अब रेडॉक्स विभव क्या होगा कि यहाँ आपकी एक छड़ थी, तो यहाँ आपकी विद्युत आयन सेल था, यहाँ आपकी अलग छड़ थी, यहाँ अलग छड़ थी, यहाँ अलग छड़ थी, यहाँ अलग विलयन था, यहाँ अलग विलयन था, ऐसे ही था। तो यहाँ पर रेडॉक्स विभव उत्पन्न होगा, यहाँ भी रेडॉक्स विभव उत्पन्न होगा, क्योंकि छड़ और विलयन है, यहाँ भी रेडॉक्स हो। तो यहाँ रेडॉक्स विभव एनोड वाला है। ठीक है, एनोड पर क्या हो रहा था? अब ऑक्सीकरण। ठीक है, तो यहाँ बोलेंगे आप ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीकरण रेडॉक्स विभव बोलेंगे, ऑक्सीकरण रेडॉक्स विभव। यहाँ बोलेंगे अपचयन रेडॉक्स विभव। ठीक है, यहाँ ऑक्सीकरण विभव होगा, ऑक्सीकरण रेडॉक्स विभव होगा, ऑक्सीकरण रेडॉक्स विभव। ठीक है, इस छड़ पर क्या हुआ? ऑक्सीकरण रेडॉक्स विभव। इस छड़ पर क्या हुआ? अपचयन रेडॉक्स विभव। ठीक है बेटा, मैं आपको IIT, आपको नीट, IIT JAM इसके अकॉर्डिंग पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए डीपली पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको, आप जब आगे भी पढ़ें तो आपको ये जो एग्ज़ाम है वो आसानी से क्रैक करने में आपको आसानी हो, प्रयास में कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए ऑक्सीकरण मैं मैं अपचयन विभव के रूप में ज़्यादातर निकालता हूँ, तो मैं अपचयन रेडॉक्स विभव निकालता हूँ। ठीक है, ये ऑक्सीकरण भी निकल आएगा, नो प्रॉब्लम। तो इसलिए एक इलेक्ट्रोड क्रिया मान लेते, तो लिखिए, माना कोई इलेक्ट्रोड अपचयन क्रिया निम्न प्रकार है, ये मान लीजिए OX प्लस Ne इक्वल टू RED, ये इलेक्ट्रोड क्रिया लिखिए। ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेंट, यहाँ ऑक्सीडेंट है बेटा, ऑक्सीडेंट का मतलब क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकारक। इस समय यहाँ OX का मतलब ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकरण नहीं है। ठीक है, हाँ ऑक्सीकारक है। और यहाँ है रिएक्टेंट, रिडक्टेंट, इसको, इसका मतलब है अपचायक। ठीक है, ओके। कोई भी ऐसी इस क्रिया उल्टा भी लिख सकते हैं, और मैं उल्टी हो जाएगी तो ये क्रिया हो जाएगी, ये क्रिया हो जाएगी, मैंने बताया था वो अलग हो जाएगा। मैं उस उधर वाले सेल के लिए बात करता हूँ। तो आपका इसके लिए लिख लो, इसके लिए नष्ट समीकरण निम्न प्रकार होगा। तो लिखेंगे ई रेडॉक्स, रेडॉक्स लिख लेंगे, यहाँ E0 रेडॉक्स माइनस 0.05, डायरेक्ट लिख दिया, डायरेक्ट याद रखना। ओके, फिर क्या था? लॉग डिस्टेंस, क्या लिखेंगे? ऊपर वाला, मैंने बताया सिर के ऊपर, जो ऊपर राइट, तो ऊपर लिखेंगे रेड,
ठीक है, और नीचे और सांद्रता कंसंट्रेशन बटे OX ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आप चाहें तो अपचायक लिख सकते हैं और नीचे ऑक्सीकारक लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका क्या होगा, नर समीकरण किसके पदों में हो गया, रेडॉक्स विभव के पदों में नर समीकरण। ठीक है, रेडॉक्स विभव के पदों में नर समीकरण, इसको हम कहेंगे, इसको चूंकि एक छड़ के लिए निकला इस समय, एक उधर वाली छड़ निकाली, तो इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोड का रेडॉक्स विभव। यहाँ बोलेंगे इलेक्ट्रोड का मानक रेडॉक्स विभव। ठीक है, यहाँ क्या बोल सकते हैं, जो परीक्षा में आपका 1 नंबर में आता है तो आप इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, केवल डेफिनेशन लिखेंगे और ये रिएक्शन लिख के सूत्र लिखना बस, और कुछ नहीं लिखना। ठीक है, जहाँ नहीं लिखना, और 2 नंबर में आए तो थोड़ा जहाँ देखिए आप। ठीक है, ई रेडॉक्स क्या है आपका, इलेक्ट्रोड का रेडॉक्स रेडॉक्स। ठीक है, ठीक है, और आपका E0 क्या है, E0 रेडॉक्स लिख लेना, यहाँ जगह नहीं आप लिख लेना, इलेक्ट्रोड का मानक रेडॉक्स विभव, इलेक्ट्रोड का मानक रेडॉक्स विभव। आप इधर काली भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण विभव भी नहीं, अपचयन विभव है क्या है, इसको अपचयन विभव भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव, इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव भी लिख सकते हैं। आप रिएक्शन को उल्टा भी कर सकते हैं, चूंकि एनसीईआरटी बुक में एक ही टाइप से है तो मैं उसी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप उल्टा कर देंगे तो रेड इधर आ जाएगा, ऑक्स और एन इधर आ जाएगा, जब ऑक्स आएगा तो एक्स OX ऊपर पहुंच जाएगा, एन और कोई नो चेंज, ये भी नो चेंज, ये भी नो चेंज, ये भी नो चेंज। ठीक है, बस इसका नाम बदल जाएगा, इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव हो जाएगा, यहाँ E0 इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण। ठीक है, चलिए लिखिए। अब आज थोड़ा सा लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा और सीखते हैं, ये जानते हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सभी स्टूडेंट, गिब्ज मुक्त ऊर्जा तथा सेल विभव में संबंध। ये आपका न्यूमेरिकल के लिए गिब्ज मुक्त ऊर्जा, गिब्ज मुक्त ऊर्जा को बेटा G से व्यक्त करते हैं, G तथा सेल विभव, सेल विभव को व्यक्त करते हैं E सेल से, E सेल में संबंध, में संबंध, इसको डायरेक्ट याद ही करेंगे। ठीक है, संबंध, इसको डायरेक्ट याद करेंगे, केवल सूत्र है, न्यूमेरिकल के लिए होगा, डेरिवेशन कभी नहीं आता, नहीं एनसीईआरटी बुक में क्या है, देखिए बेटा डेल्टा G, गिब्ज मुक्त ऊर्जा को डेल्टा G से व्यक्त करते हैं, ये गिब्ज मुक्त ऊर्जा है, ये गिब्ज मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है, मतलब G2 माइनस G1। ठीक है, इसीलिए लिखा है ऐसे जाता है, बराबर माइनस E0 से। और फिर भी आपको जानना है कि ये डेरिवेशन आएगा कैसे, तो हम अगर आप ज़्यादा कमेंट करेंगे, 1000 कमेंट समथिंग हो जाने के बाद हम आपको बता भी देंगे कि कैसे आया। ठीक है, संबंध रिलेशन कैसे आया, ऐसे ही नर समीकरण भी हम आपको बता देंगे, वो प्रूफ कैसे होगा अगर आपको ज़रूरत है तो। ठीक है, वैसे कोई ज़रूरत नहीं उसकी, प्रूफ करने के लिए कभी नहीं आता, ना ही नीट में आता, ना ही IIT में आता, प्रूफ करने के लिए कभी नहीं आता। ठीक है, इसलिए आप इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। तो ये हो गया, इसको हम, ये तो हो गया स्टैंडर्ड के रूप में इसको लिखें, मानक के रूप में लिखें, मानक के रूप में, मानक के रूप में लिखें तो क्या लिखेंगे, डेल्टा G0, यहाँ R भी लिख सकते हैं, ऐसे R भी लिखा सकता है। ठीक है, इसलिए आप परेशान नहीं होंगे, डेल्टा G0 बराबर माइनस E0 से। ठीक है, ये ज़्यादा याद रखें, नीचे वाला वो भी है, बस इतना अंतर है, ये गिब्ज मुक्त ऊर्जा, ये मानक गिब्ज मुक्त ऊर्जा, राइट है, ये सेल विभव है, ये मानक सेल विभव है, इतना ही तो अंतर है। आप चाहें तो जहाँ करके लिख लेना। ठीक है, और आप जानते हैं एक फॉर्मूला इसका ये हो गया, एक फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला इसका और है, डेल्टा G0 बराबर -2.303 RT log बेस 10 Kc, ये भी आपका होता है। ठीक है, ये भी आपका होता है। R जानते हैं, गैसीय स्थिरांक, T जानते ही हैं। ठीक है, किसी प्रॉब्लम और Kc साम्य स्थिरांक होता ही है, तो ये भी आप, ये फॉर्मूले आप जानकारी के लिए लिख लीजिए, न्यूमेरिकल में आपको नेक्स्ट कराएंगे तो आपको समझ में आएगा, ये डायरेक्शन नहीं आती। ठीक है,
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि इलेक्ट्रोड विभव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किस प्रकार से हल करते हैं। ठीक है, बड़े सरल सिंपल वे में सबसे गजब तरीके से आपको बताएंगे। सबसे नंबर 1 ट्रिक होगी आपको इलेक्ट्रोड सिखाने की। तब तक के लिए नमस्कार। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर वही बात, हम आपसे बार बार कहना पसंद नहीं करेंगे, आप समझदार हैं, कि वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा है तो, और शेयर भी करें अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में, अपने बंधुओं में, और उसमें कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके आप मुझे पता लगता है कि मेरे अंदर कमियां क्या हैं, वो कमियों को मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।